नमस्कार दोस्तों, आज आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में संविधान के कई सारी बातों से मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। यहाँ तक कि भारतीय संविधान के भाग 4 तक हम पढ़ चुके थे। बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है संघ की कार्यपालिका। तो इसके अंदर मैं आपको सरकार के विषय में भी बताऊंगा, और अगर आज दिन तक आपके सरकार समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को पूरा देखें। आप कभी भी सरकार के विषय में नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं देशी उदाहरण के माध्यम से आपको सरकार समझाऊंगा। तो बच्चों, आज हम बातचीत करेंगे संघ की कार्यपालिका के विषय में, सरकार के विषय में। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि संघ की कार्यपालिका है ये कौन से भाग में है। तो भाग 5 के अंदर, भाग 4 तक हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका के विषय में बता रखा है। ये आप ध्यान रख लेंगे। संघ की कार्यपालिका कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक, अनुच्छेद 78 तक हमें कार्यपालिका का जो वर्णन मिलता है। बच्चों, अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 1, 2, 3 तक हमें जो विवरण मिलता है वो मिलता है व्यवस्थापिका का। और बच्चों, अनुच्छेद 1, 2, 4 से लेकर के 1, 4, 7 तक हमें जो वर्णन मिलता है वो मिलता है न्यायपालिका का। तो कई सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में, और यहीं से हम करते हैं स्टार्ट संघ के कार्यपालिका के विषय में। कार्यपालिका किसकी पढ़ेंगे? संघ की। और संघ के विषय में मैंने अनुसूची 1 में आप लोगों को बताया, संघ के विषय में भाग 1 के अंदर मैंने आपको बताया, और अनुच्छेद 1 में भी बच्चों हमने संघ की ही बातचीत की थी। जरा हम देख लेते हैं कार्यपालिका। तो बच्चों देखो, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। और कार्यपालिका बच्चों 2 प्रकार की होती है। कई सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले हम कार्यपालिका को थोड़ा देख लेते हैं। एक तो होती है वास्तविक कार्यपालिका, और एक होती है बच्चों नाम मात्र की कार्यपालिका। आपसे पूछ लिया जाए कि संपूर्ण विश्व में कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, तो संपूर्ण विश्व में बच्चों कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। देखो, वास्तविक कार्यपालिका के अंदर जो होगा बच्चों वह प्रधानमंत्री और मंत्री सम्मिलित होंगे। ये सब आप ध्यान रखेंगे। आपसे अगर संघ में पूछ लिया जाए कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और राज्य के अंदर पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे चीफ मिनिस्टर। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। बच्चों, जहां पर नाम मात्र की बात आ जाए और संघ की बात आए, तो संघ के अंदर नाम मात्र का जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो कौन होता है? बच्चों, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होते हैं। और अगर यही बात राज्य की आ जाए तो ध्यान रखेंगे गवर्नर, राज्यपाल हुआ करते हैं। तो ये थी बहुत सिंपल और सामान्य बात कि संघ की कार्यपालिका हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यही देख लिया कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार के, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? संघ में प्रधानमंत्री होगा, और राज्य में कौन होगा बच्चों? मुख्यमंत्री होगा। केंद्र में या संघ में जो स्थिति प्रधानमंत्री की होती है, राज्य के अंदर वही स्थिति किसकी होती है? ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री की होती है। ठीक वैसे आप ध्यान रखेंगे कि संघ में जो स्थिति हमारे राष्ट्रपति की हुआ करती है, राज्य के अंदर वही स्थिति किन की होती है बच्चों? वो होती है गवर्नर, राज्यपाल की। तो आइए अब हम बढ़ाते हैं इस क्लास को आगे। तो ये संघ की बात है, जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। बच्चों, अब सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि सरकार गवर्नमेंट के विषय में उल्लेख कहां पर कर रखा है। जो आज का हमारा थंबनेल है, सरकार एक परिचय के विषय पर, उसी पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। जरा आप लोग ये ध्यान रखेंगे, सरकार एक परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सरकार को कि सरकार कहते किसे हैं, सरकार क्या होती है। बहुत बढ़िया जानकारी मैं आपको दूंगा, आप कभी भी सरकार के विषय में नहीं भूलेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि सरकार किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे,
साथ में आप लोग अगर नोट्स भी बना रहे तो बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राज्य के अमूर्त रूप को, राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप, ध्यान रखेंगे, अमूर्त को क्या करें बच्चों, मूर्त रूप, अमूर्त रूप को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है। प्रदान करने वाली संस्था, राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था क्या कहलाती है बच्चों, सरकार कहलाती है। जरा आप लोग ऐसा भी ध्यान रखेंगे, राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है, गवर्नमेंट कहलाती है। और इसका उल्लेख कहां पर कर रखा है, भारतीय संविधान के भाग 5 में गवर्नमेंट का उल्लेख कर रखा है और बता रखा है कि अमूर्त रूप को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था क्या कहलाती है बच्चों, सरकार कहलाती है। संपूर्ण विश्व में सरकार कितने प्रकार की होती है, यहां से भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे विश्व में 2 प्रकार की सरकार हुआ करती है। एक तो होती है बच्चों संसदात्मक सरकार, कौन सी सरकार, संसदात्मक सरकार, और एक होती है बच्चों अध्यक्षात्मक सरकार। आपके आज दिन तक समझ में नहीं आया होगा कि ये संसदात्मक सरकार क्या होती है और अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है, तो इसे हम समझने वाले हैं। भारत के अंदर जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कौन सी है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत में संसदात्मक सरकार है। अध्यक्षात्मक सरकार का उदाहरण आपको कहां पर मिलेगा बच्चों, तो ये उदाहरण मिलेगा आपको अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में कौन सी सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। देखो बच्चों संसदात्मक सरकार में क्या होता है, 2 कार्यपालिका होती है, ध्यान रखेंगे आप। संसदात्मक सरकार में क्या होता है बच्चों, 2 कार्यपालिका होती है, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में एक ही कार्यपालिका होती है। जरा आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी सरकार के अंदर 2 कार्यपालिकाएं होती हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि संसदात्मक सरकार में, और हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदात्मक सरकार है, और यहाँ पर 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। हमारे यहाँ कुछ प्रावधान, कुछ अधिकार राष्ट्रपति के पास भी हुआ करते हैं और कुछ किसके पास भी हुआ करते हैं बच्चों, प्रधानमंत्री के पास भी हुआ करते हैं। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि सरकार जो संसदात्मक सरकार होती है उसमें कितनी कार्यपालिकाएं होंगी, 2 कार्यपालिकाएं, और अध्यक्षात्मक सरकार में कितनी कार्यपालिकाएं होती है, 1 कार्यपालिका होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा अमेरिका के अंदर, जबकि संसदात्मक सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण आपको कहां पर मिलेगा, भारत के अंदर। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों बातचीत करते हैं टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप लोग पढ़ चुके हैं कि 2 प्रकार की हुआ करती है। अब हम पढ़ रहे हैं सरकार के अंग। एक बार इसका भी आप लोग ले ले, बहुत बढ़िया जानकारी अब मैं आपको देने वाला हूं सरकार के अंग से संबंधित, कि हम सरकार के अंग कितने प्रकार के होते हैं या सरकार के कितने अंग होते हैं। यहां से अगर आपके बात समझ में आ गई तो संघ सरकार का पूरा संविधान ही आपके समझ में आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हम बातचीत करते हैं सरकार के अंगों के विषय में। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे सरकार के 3 अंग होते हैं, और एक तो होती है बच्चों व्यवस्थापिका। कौन होती है, व्यवस्थापिका। दूसरी कौन होती है बच्चों, कार्यपालिका। यहां से भी आपको ध्यान रखना है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीसरा जो अंग आपको देखने को मिलेगा बच्चों उसका नाम है न्यायपालिका। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न परीक्षाओं में क्रिएट होते हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं व्यवस्थापिका की। तो देखो व्यवस्थापिका का सीधा अर्थ क्या है बच्चों, हमारी संसद को ही व्यवस्था कहा जाता है। इनकी काफी सारी परिभाषाएं भी हम करेंगे, थोड़ा हम समझ लेते हैं कि व्यवस्थापिका किसे कहते हैं। तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो जनता की आवाज को कानून बनाए क्या कहलाती है, व्यवस्थापिका कहलाती है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो जनता की आवाज को कानून बनाए व्यवस्थापिका कहलाती है। और व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है, संविधान का संशोधन करना और कानून का निर्माण करना।
अब व्यवस्थापिका बनती किनसे, जरा आप लोग ये भी देख लेंगे। कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है कि संसद किनसे मिलकर के बनती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि संसद और व्यवस्थापिका दोनों एक ही नाम है, लेकिन आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि किन किन से मिलकर के बनेगी, तो ये बनेगी राष्ट्रपति। इनमें कौन कौन सम्मिलित होगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ होगा कौन, राज्यसभा, और राज्यसभा के साथ कौन होगी बच्चों, लोकसभा। आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर के ही व्यवस्थापिका बनाते हैं। अगर इनमें से एक भी उपस्थित नहीं है तो फिर हम उसे क्या नहीं कह सकते, उसे संसद नहीं कह सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के क्या बनाएंगे, व्यवस्थापिका बनाएंगे। आप लोगों को मैं पुनः बता देता हूं, व्यवस्थापिका जो हमारी संसद है इसका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के अंदर, और इसमें बता रखा है बच्चों कि ये राष्ट्रपति जो है ये संसद का सदस्य नहीं होगा, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनेगी। इस बात का उल्लेख कहां पर कर रखा है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के अंदर। राष्ट्रपति जो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा 52 से 62 के बीच, कई सारे अनुच्छेदों की हम बातचीत करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आप 52 से 62 पूरे राष्ट्रपति को एक ट्रिक में याद करवा दूंगा आपको मैं, पूरे वीडियो आप देखते रहना। 52 से 62 तक राष्ट्रपति। राज्यसभा जो आपको मिलेगी भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में, और लोकसभा बच्चों आपको मिलेगी 81 में। अब इनको आप कैसे याद करेंगे, तो मेरे साथ बोलना, 89, 80, 81, 79, 80 और 81, 79, 80 और 81। मतलब 79 में क्या है, संसद है, व्यवस्थापिका है, 80 में क्या है, राज्यसभा है, 81 में क्या है, लोकसभा है, और 52 से 62 तक किनका वर्णन प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति का। अब जरा हम देख लेते हैं बच्चों कार्यपालिका, इनकी परिभाषाएं भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इनमें कौन सम्मिलित है वो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले कार्यपालिका में भी कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद बच्चों कौन आ जाएगा, उपराष्ट्रपति। यहां से ध्यान रखेंगे आप, बहुत बढ़िया प्रश्न तैयार होते हैं। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद कौन होंगे बच्चों, तो हमारे जितने भी मंत्री हैं, मंत्री भी इसमें सम्मिलित होंगे। और मंत्रियों का प्रधान कौन होता है रे बच्चों, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री भी इसमें सम्मिलित होगा। और इसके बाद आप ध्यान रखेंगे महान्यायवादी, और महान्यायवादी भी कार्यपालिका में ही सम्मिलित रहता है, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। अब आपको सीक्वेंस से ध्यान रखना है कि 52 से 62 तक हम आ गए, तो राष्ट्रपति का प्रावधान आपको कहां से कहां तक मिल जाएगा, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक। उपराष्ट्रपति को अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 70 तक उपराष्ट्रपति का उल्लेख मिलेगा। एक ही ट्रिक में मैं याद करवा दूंगा, 63 से 70 भी, 52 से 62 भी, बस वीडियो देखते रहिए आप। मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद भी कार्यपालिका का हिस्सा होती है। रे आपको कहां पर मिलेगी, ये मिलेगी 74 में। और इन सभी मंत्रियों का प्रधानमंत्री के विषय में जो नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कर रखे हैं वो आपको मिलेगा आर्टिकल 75 में। और भारतीय संविधान में महान्यायवादी का जो उल्लेख मिलेगा वो मिलेगा आर्टिकल 76 में। कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा मोटे रूप से सोचना है कि 79, 80, 81 संसद, फिर क्या है राज्यसभा, फिर क्या है लोकसभा। 52 से 62 राष्ट्रपति, 63 से 70 उपराष्ट्रपति, 74 में मंत्री परिषद, 75 में प्रधानमंत्री, और 76 में कौन हो जाएगा रे बच्चों, महान्यायवादी। अब हम बातचीत कर रहे हैं न्यायपालिका के विषय में। तो आप लोगों को पता होगा सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट। और सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है 1, 2 का 4, ऐसे ध्यान रखेंगे। 124 से लेकर के 147 तक हम इनका अध्ययन करेंगे, ये सब भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के गठन का जो प्रावधान किया गया है इन सभी को हम सेपरेट एक एक पढ़ेंगे। और इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 214 214 में। कुछ भी नहीं है, बस 1, 2 का 4, ये इधर से इधर कर दो, 2 को इधर ले आओ, 2 को इधर आते, 2, 1 का 4, 1, 2 का 4, 2, 1 का 4, तो इनको आप याद कर सकते हैं। और बच्चों इसके बाद केग भी आप लोगों को ध्यान रखना है, नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कहते हैं केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसका प्रावधान मिलेगा 148 से लेकर के 151 तक। तो बच्चों ये संघ सरकार के संघ के कार्यपालिका के बाद हमने थोड़ी व्यवस्थापिका भी इसमें ले ली, और अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक को आप बहुत सरल और आसान तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपके ये डायग्राम समझ में आ गया तो एक बार पुनः मैं रिवाइज करवा देता हूं। व्यवस्थापिका किनसे मिलकर के बनेगी, इस बात का उल्लेख कहां पर है, 79 में, और 79 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के व्यवस्थापिका या संसद का गठन करेंगे। अगर इनमें से एक भी अनुपस्थित है तो उसे हम क्या नहीं कहेंगे, व्यवस्थापिका नहीं कहेंगे। इसके बाद ध्यान रखेंगे आप, कार्यपालिका, इसमें ये सभी सम्मिलित होते हैं, और न्यायपालिका में वह होते हैं। अब हम बातचीत कर रहे हैं इनको समझने की। तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लेंगे कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अच्छे से समझना है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका में भी आ रहा है और राष्ट्रपति कार्यपालिका में भी आ रहा है। इसका मतलब बच्चों भारत के अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में तालमेल बिठा करके कार्य करती है। ध्यान रखेंगे आप, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका क्या करती हैं, आपस में तालमेल बिठा करके कार्य करती है। अब हम बातचीत करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका सरकार के इन दोनों ही अंगों को, न्यायपालिका क्या करेगी, सरकार के दोनों ही अंगों को अपनी सीमा में रखते हुए कार्य करवाएगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करेगी। न्यायपालिका इनमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है। ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष कार्य करेगी, और इन दोनों को ही ध्यान रखेंगे, इस सरकार के इन दोनों अंगों को अपनी सीमा में रखते हुए कार्य करवाने के लिए बाध्य कौन करेगी, न्यायपालिका। अब बच्चों हम समझते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका की परिभाषा में आप लोगों को बता चुका हूं कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो जनता की आवाज को कानून बनाए क्या कहलाती है, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना एवं संविधान का संशोधन करना है। जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए उनको लागू करने का कार्य किसका है, कार्यपालिका का है। और अगर इसने जो कानून बनाए कोई बात समझ में नहीं आए तो उनकी व्याख्या करना, उनकी सुरक्षा करने का कार्य किसका है, न्यायपालिका का। न्यायपालिका का मुख्य कार्य बच्चों संविधान की व्याख्या करना भी है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, संविधान की व्याख्या करना भी किसका कार्य है, न्यायपालिका का। ये तो थी बात संविधान के शब्दों की। अब हम इसे देसी शब्दों में समझते हैं कि व्यवस्थापिका किसे कहते हैं। तो देखो ये व्यवस्थापिका नामक कोई लड़की है और इस लड़की की शादी कर दी। अब इस लड़की की शादी होगी बच्चों, तो इस व्यवस्थापिका नामक लड़की की शादी में क्या करने पड़ेंगे, भोजन बनाने पड़ेंगे। और भोजन कौन बनाएगा बच्चों, भोजन बनवाएगा हलवाई। यहां से आप समझ लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, भोजन में कौन बनाएगा, हलवाई बनाएंगे। लेकिन शादी किसकी हो रही है, सरकार की। ये से देख लेंगे लड़की का नाम क्या है बच्चों, सरकार है, और सरकार की शादी में क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। कौन बनाएगा, हलवाई बनाएगा। तो अब आप सोचो कि आपकी भी शादी हुई होगी, आप भी शादी में जीमने गए होंगे, तो आपको क्या हलवाई भोजन जिमाने के लिए आया क्या, हलवाई तो केवल भोजन बना करके कंप्लीट हो जाता है। और सरकार की शादी में भोजन में काजू कतली नहीं, क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। तो इस सरकार की शादी में जो हलवाई ने भोजन बनाया बच्चों, वो क्या बनाया, कानून बनाया। मतलब आप उसी अर्थ में कार्य कौन करता है, हलवाई। लेकिन इस हलवाई ने जो भोजन बनाए उनको जिमाने का कार्य कौन करेगा, जो हमारे कार्य करने वाले व्यक्ति करेंगे, कार्य करने वाले सदस्य करेंगे, केटर्स वाले बंदे करेंगे। तो देखो ये यहाँ पर क्या करेंगे कि केटर्स वाले बंदे इनको जिमाने के लिए चले जाएंगे। तो आप लोग ऐसा सोचिए, मेरे साथ ऐसा सोचेंगे कि हलवाई तो भोजन बना करके फ्री हो गया और सारे केटर्स लोग जो कार्य करने वाले व्यक्ति है भोजन को लेकर के क्या कर गए, जिमाने के लिए चले गए। तो फिर इधर जो भंडार में सारे सामान पड़े हुए थे, एक कुत्ता आए और उसमें घुस जाए तो उनकी रखवाली कौन करे। तो हम क्या करेंगे, बड़े बड़े फूफा जी को, मामा जी को भंडारी नियुक्त कर देंगे। और हमने यहाँ पर भंडारी नियुक्त कर दिया।
मामा जी को क्या नियुक्त कर दिया? भंडारी। अब देखो यहाँ पर कोई भी कुत्ता अगर भंडार में घुसने की कोशिश करता है तो मामा जी भगा देंगे। इसके अलावा सरकार क्या करती, उसके कई सारे सदस्य जो कई सारे लोग जिमने आ गए तो भाग करके वेटर सिंह से पूछे कि मिठाई कितनी पड़ी हुई है, पुड़ियाँ कितनी के, सब्जी कितनी के, तो कौन बताएंगे? वही भंडारी जी बताएंगे कि नहीं अभी बहुत सारे नमकीन बचे हुए हैं, बहुत सारी पुड़ियाँ हैं, निश्चिंत रहो। इनकी व्याख्या करेंगे भोजन कितना है। इसी बात को अब मैं इनके साथ ऐड करता हूं, ध्यान रखेंगे। ये जो भोजन बनाए किसने बनाए? व्यवस्थापिका ने। भोजन में क्या बनाए? कानून बनाए किसने बनाए? व्यवस्थापिका ने। इनको लागू करने का कार्य किसने किया? कार्यपालिका ने। जिमाने कौन गए? कैटर्स गए। अब ये भंडारी क्या कर रहा है बच्चों? इसकी रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, साथ में बता भी रहा है कि भोजन कितना के, तो इनकी व्याख्या भी कर रहा है। तो संविधान की व्याख्या करना, इसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है, जबकि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना कार्यपालिका का कार्य है, और कानून निर्माण करना किसका कार्य है? व्यवस्थापिका का कार्य है। तो बच्चों ये थे सरकार के तीनों अंग, आपको जरूर समझ में आए होंगे। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम बात करेंगे सरकार के चौथे अंग की भी, और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम चल रहे हैं सरकार के चौथे अंग पर कि सरकार का चौथा अंग किसे कहते हैं। यहां से भी काफी सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सरकार का चौथा अंग हम किसे कह रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, मीडिया, प्रेस जिसे हम कहते हैं। इसके विषय में मैं अनुच्छेद 19A के अंदर भी आप लोगों को बता चुका हूं, मीडिया के विषय में, प्रेस के विषय में, और ये है सरकार का चौथा अंग। ध्यान रखेंगे सरकार का चौथा अंग किसे कहते हैं? सरकार का चौथा अंग बच्चों मीडिया को कहा जाता है। सरकार का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? सरकार का आधार स्तंभ भी किसे कहा जाता है? मीडिया को कहा जाता है। सरकार के तीन अंग के बाद चौथा अंग किसे कहेंगे? मीडिया को कहेंगे। सरकार का आधार स्तंभ भी किसे कहेंगे? मीडिया को कहेंगे। मीडिया किसे कहेंगे? जनता की आवाज को सरकार तक एवं सरकार की योजनाओं को जनता तक जो लेकर के आता है उसी माध्यम को बच्चों मीडिया कहा जाता है। और मीडिया का मुख्य कार्य क्या है? सरकार के तीनों ही अंगों को, बहुत बढ़िया ध्यान रखेंगे, सरकार के तीनों ही अंगों को अपनी सीमा में रखते हुए, तीनों ही अंगों को अपनी सीमा में रखते हुए कार्य करवाने के लिए बाध्य करेगी। अपनी सीमा में रखते हुए कार्य करवाने के लिए जो बाध्य करेगी वो कौन करेगा? मीडिया करेगा। तो मीडिया सरकार के तीनों ही अंगों को अपनी सीमा में रखते हुए कार्य करने के लिए बाध्य करता है, ये सा भी आप ध्यान रखेंगे। और मीडिया की विषय में मैं आपको आर्टिकल 19A के अंदर बता चुका हूं कि मौखिक अभिव्यक्ति की वहां पर हमें स्वतंत्रता दी गई है, वही मीडिया की स्वतंत्रता है। तो बच्चों ये था बहुत सामान्य परिचय एक सरकार के विषय में आप लोगों ने जाना, साथ में आप घबराएंगे नहीं। मैंने सरकार के जितने भी अंग और जितने भी टॉपिक आपको बताए हैं, एक एक क्लास में एक एक टॉपिक में आपको बताऊंगा। कल मैं आपको राष्ट्रपति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। जरूर परीक्षा में प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना। केवल 5 अक्षरों के अंदर में पूरा का पूरा राष्ट्रपति आपको याद करवा दूंगा। आज की ये क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ में बच्चों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।